नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र व मार्गदर्शक एलसी मीना। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया है। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं आपके लोकप्रिय अध्याय सिंधु सभ्यता पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक नाम है सिंधु सभ्यता। आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता का जब तक हमारे सामने नहीं आई थी या इसकी खोज जब तक नहीं की गई थी, भारतीय इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता था। लेकिन वर्तमान में भारतीय इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। तो ये सभ्यता हमारे सामने किस प्रकार से आई, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो है सभ्यता का अतीत। सभ्यता का अतीत का आशय है सभ्यता का इतिहास, अर्थात यह सभ्यता किस प्रकार से हमारे सामने आई। तो अतीत में हम सबसे पहले बात करें कि सभ्यता की पहली जानकारी हमें कब मिली, तो आपको जाना होगा 1826 में। 1826 में एक व्यक्ति जिसका नाम है चार्ल्स मैसन, और चार्ल्स मैसन जब लाहौर भ्रमण करने के लिए आया हुआ था तो कुछ अंग्रेज़ों ने उसे कहा कि सर यहाँ एक टीला है और उस टीले में से पक्की ईंटें निकलती है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, और आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं कि ये ईंटें कहाँ से निकल रही है। कि हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा है, वो कहते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है, इसलिए हमें यहाँ से ईंटें निकल रही है और हम यहाँ से ईंटें निकाल करके अपना घर वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों की यह मान्यता है। तो इसी को देखने के लिए चार्ल्स मैसन 1826 में हड़प्पा के टीले पर पहुंचते हैं, और टीले पर पहुंचने के बाद में चार्ल्स मैसन देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मृदभांड, उपकरण, पुरा उपकरण एवं ईंटें बिखरी हुई अवस्था में हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों के बिखरे पड़े होने को देख करके चार्ल्स मैसन ने कहा कि यह कोई प्राचीन नगर है, और ये जो प्राचीन नगर है संभवतः इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की होगी। ये बात कहते हैं चार्ल्स मैसन। आपको कैसे याद रखना है कि इसकी पहली जानकारी आप याद रखना कि 26 में छवि यानी चित्र। अब हड़प्पा टीले की जानकारी, तो पहली बार उस टीले के बारे में हमें बताने वाले कौन था? चार्ल्स मैसन। अब याद कैसे करो कब बताया, तो उसकी छवि, तो प्रथम छवि कब? 26 में। प्रथम छवि 1826 में। छवि यानी पहली बार बताया इसकी छवि को उजागर किया पहली बार। किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब किया? 1826 में। 1826 के याद रखना 8 साल बाद में 1834 ईस्वी में बर्नेस महोदय ने भी एक बात बोली। ये भी अंग्रेज था, बर्नेस महोदय। और बर्नेस महोदय जी कहते हैं कि भारत में नदी के किनारे एक प्राचीन ध्वस्त किला है। नदी के किनारे प्राचीन ध्वस्त किला है, ये जानकारी देते हैं बर्नेस महोदय। बर्नेस महोदय क्या कहते हैं कि भारत में किसी नदी के किनारे क्या है? प्राचीन ध्वस्त किला है। इसके 8 साल बाद में अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं इसी को अतीत में, तो देखो 26 और 8 34, 34 और 8 साल बाद में मतलब 1842 चार्ल्स मैसन पहले यहाँ जब भ्रमण करने आए तो उन्होंने बस इतना ही कहा था ये प्राचीन नगर है और शायद सिकंदर लोदी ने बसाया। लेकिन बर्नेस महोदय ने और बहुत सारे लोगों ने जब धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ने लगी
तो चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में जाकर के लेख प्रकाशित करवाया और उस लेख में उन्होंने लिखा कि हड़प्पा एक प्राचीन नगर है। क्या लिखा? हड़प्पा एक प्राचीन नगर है। ये बात कहते हैं कौन? चार्ल्स मेसन। कब? 1842 में। इसके बाद में आपको याद रखना है, इसके 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद में, तो इसमें 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 1851। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 51 को हम कैसे लिखेंगे? 50 और 1 51। हम गिनती बोलते थे, जैसे हमारे ज़माने में जब हिंदी मीडियम में गिनती बोली जाती थी 1 1 51, 1 2 52, तो 1 याद रखोगे 1, 50 और 1, तो यहाँ लिखो आप 1। ए से बनाना है अलेक्जेंडर, और कैसे बनाना है? कनिंघम। तो 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे हम AK भी बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने प्रथम सर्वेक्षण किया। किसका? हड़प्पा टीले का। तो यहाँ याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रथम सर्वेक्षण कब किया था? हड़प्पा टीले का 1851 में। इसके 5 साल बाद में आपको याद रखना है 1856, और 56 में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी है? 2। एक तो आपको याद रखना है AK 56, याद रह जाएगा, और एक याद रखना है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन। AK 56 से आपको क्या याद रखना है? जैसे AK 56 नाम आते हैं हमें AK 47, मतलब AK 47, AK 47 एक पिस्टल की सी छवि हमारे या चित्र बना है। तो यहाँ भी AK 56 में भी एक चित्र बना था, ऐसे याद रखोगे कि AK 56 का भी चित्र याद रखना है। तो चित्र से आपको याद रखना, हड़प्पा टीले का पहला मानचित्र, सर्वप्रथम मानचित्र बनाया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने मानचित्र तैयार किया हड़प्पा टीले का, एवं 56 में इन्होंने यहाँ मानचित्र के साथ साथ फिर दोबारा सर्वेक्षण किया इस टीले का। रेलवे लाइन से आपको क्या याद रखनी है कि 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, और 1853 से लेकर के और बाद में लगातार रेल लाइन बिछाई जा रही थी। इसी क्रम में 1856 में कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और इनका जो कार्य था वो 2 भाइयों को दिए हुए था, वो है ब्रंटन महोदय या ब्रंटन बंधु। ये दोनों रेलवे का कार्य कर रहे थे। ब्रंटन बंधु 2 भाई कौन कौन से हैं? एक का नाम है जॉन ब्रंटन और एक का नाम है विलियम ब्रंटन। जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये रेलवे लाइन का कार्य है। ऐसे रेलवे लाइन बनाई जाती है और इनके बीच में यहाँ पे गिट्टियाँ डाली जाती है। गिट्टियाँ किसे कहते हैं? पत्थर को बारीक बारीक तोड़ करके गिट्टियाँ बनाई जाती है और गिट्टियाँ नीचे डाली जाती है। कहा जाता है कि एक दिन क्या हुआ, ये जो पत्थर से गिट्टियाँ बनाते हैं वो पत्थर ख़त्म हो गए, तो गिट्टियाँ ख़त्म हो गई। अब पत्थर आ नहीं रहे थे तो गिट्टियाँ किसकी बनाए? तो यहाँ पे इनके जो मजदूर थे वो मजदूर के पास कोई काम नहीं था, तो उनमें से किसी ने इनको बताया कि सर यहाँ एक टीला है। क्या है यहाँ पे? एक पास में एक टीला है और उस टीले में से पकी हुई ईंटें निकलती है। तो इन दोनों भाइयों ने सोचा, मजदूरों से कहा कि चलो खोद के देखते हैं, आप वो ईंटें निकाल के ले आओ, जब तक पत्थर नहीं आते हम उन्हीं ईंटों से काम चलाते हैं। तो कहा जाता है
कि इन दोनों भाइयों के आदेश से मजदूरों ने यहाँ पे खुदाई की और उस खुदाई का प्रयोग कराची से लाहौर में जो रेल लाइन बनाई जा रही थी उस रेल लाइन में उन ईंटों का प्रयोग किया। इन्होंने जाने अनजाने में ही विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की ईंटों का प्रयोग रेल लाइन में कर दिया। जब इनके पास में वापस पत्थर आ गए, जब यहाँ पे वापस पत्थर आ गए तो इन दोनों भाइयों ने इसकी सूचना दे दी, किसको? सरकार को। और सरकार से कहा कि यहाँ पे एक टीला है, उस टीले से निकल रही है पकी हुई ईंटें। इन कार्य को, जो रेल लाइन का कार्य था, वो एक व्यक्ति के नेतृत्व में हो रहा था। उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। हम ये कह सकते हैं कि इसके 5 साल बाद, किसके? 1856 के, ये घटना के 5 साल बाद, मतलब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या हम ये कहें अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखोगे किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है कि जब इन्होंने जानकारी दी तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सोचा कि ये कैसी व्यवस्था है। पहले तो इन लोगों ने ईंटें खोद दी, उसके बाद में जब इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी तो इन्होंने सरकार को सूचना दे दी। तो ऐसे याद रखना है आपको बस केवल। तो आपको याद रखना है कि कोई तो नियम होना चाहिए, कोई तो शर्त होनी चाहिए कि कहीं पे कोई प्राचीन चीज़ें मिले तो लोग उसका खुद प्रयोग ना करें और किसी को सूचना दे, सरकार को सूचना दे, और सरकार में भी उसका कोई विभाग हो जो जा कर के उसकी सार संभाल कर सके। तो एक शर्त होनी चाहिए। कितनी? उसने बस ये सोचा कि एक शर्त होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है इकसठ मतलब एक शर्त, इकसठ एक शर्त होनी चाहिए। और शर्त के तहत क्या बनाया? भारतीय पुरातत्व विभाग। अब इसकी स्थापना के साथ ही वो शर्त क्या हो गई कि कोई भी ऐसा प्राचीन अवशेष मिलते हैं, प्राचीन नीचे ज़मीन में दबी हुई कोई चीज़ें मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत किसे दी जाएगी? भारतीय पुरातत्व विभाग को। और वह जा कर के उसकी रख रखाव और उस पर खुदाई का कार्य करेंगे। तो ये मैंने केवल आपको याद कराने के लिए बताया है। 61 एक शर्त होनी चाहिए, अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक कहलाता है, जनक वो कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन कहलाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि कराची से लाहौर रेल लाइन में कहाँ की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो याद रखना हड़प्पा की ईंटों का हुआ है, ना कि मोहनजोदड़ो की ईंटों का हुआ है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं, इनका क्या अर्थ था। ये चीज़ें याद नहीं होती। आप भी सोच रहे हैं, मैं अगर ऐसे बस डेट बाई डेट आपको पढ़ाता रहता ऐसे लगा करके, तो आप भी ये सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें लिख दी, याद कैसे रहेगी। अब याद आराम से हो सकती है। 1826 में छवि दिखाई दी। पहली जानकारी सभ्यता के बारे में किसने दी? चार्ल्स मैसन ने दी। क्या बताया? प्राचीन नगर है, शायद सिकंदर लोदी ने बसाया था। बस किसी ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं। 1834 मतलब कैसे याद करोगे कि 1834-32 ऐसे? तो इसके 8 साल बाद, 8 का मतलब 1834 हो गया। और 34 में एक और व्यक्ति बर्नेस महोदय, वो भी कहता है कि भारत की कोई एक नदी है जिसके किनारे प्राचीन किला है। अब इसी की बात को सुनकर के चार्ल्स मैसन सोचता है कि मैंने तो पहले ही बताया था, लोगों ने मेरी बात को सुना ही नहीं। तो वो दोबारा से जाता है। जैसे आजकल हमारे कोई घटना हो जाती है, जब मान लो मैंने आज उसकी सूचना दी, नहीं मानी, वो बाद में सच हो गई, तो मैं टीवी पे जाके डिबेट में बैठ जाऊंगा और मैं कहूँगा मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इसके 8 साल बाद, मतलब तो यहाँ चार्ल्स मैसन याद रखना, फिर बर्नेस और फिर वापस चार्ल्स मैसन 8 साल बाद, कब? 1842 में इन्होंने क्या किया, लेख प्रकाशित करवा दिया और उसमें लिखवा दिया कि हड़प्पा क्या है, एक प्राचीन नगर है। अब बात आती है कि 1800, इसके 9 साल बाद फिर 1851 का एक लिखोगे, एक ए से अलेक्जेंडर और कैसे कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहलाते हैं ये।
और इन्होंने प्रथम सर्वेक्षण किया। 56 में 2 चीज़ याद रखनी है आपको, AK-56 और रेलवे लाइन। उसके बाद में एक शर्त होनी चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए, एक शर्त 61 याद रखोगे और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है। कितना याद रखना है आपको, सही मायने में पूछा बात करूँ तो हम आपको 88,955 याद रख लेना और बार बार कोशिश करना, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। अब बात आते हैं इसके बाद में, इसके बारे में किसी ने ज़्यादा कोई जिक्र नहीं किया। 1899 1905 यह काल है एक वायसराय का जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन को हम जानते हैं बंगाल के विभाजन के कारण, इन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, यही हम जानते हैं। लेकिन अब इसके बारे में और कुछ और जान लेते हैं कि इन्होंने उससे बंगाल का विभाजन करने से पहले बहुत सारे अच्छे काम किए थे। उनमें से इनका एक जो पहला काम था 1902 में और एक 1904 में। यहाँ पे 1902 की अगर हम बात करें तो 1902 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की एक व्यक्ति की, जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया 1902 में। और सर जॉन मार्शल इस पद पर रहेंगे 1902 से लेकर के 1928 तक। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे 1904 में। भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन था। उसके बाद में 1904 में एक अधिनियम लाया जाता है। एक अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को स्थायी मान्यता मिल जाती है। अर्थात हम ये कहें कि एक अधिनियम द्वारा इसका नाम अब क्या हो जाता है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इसके प्रमुख कार्य हो जाते हैं, सबसे पहले प्राचीन स्मारक, किले, प्राचीन भवन आदि को सुरक्षा प्रदान करना, प्राचीन उत्खनन कार्य करना, प्राचीन सभ्यताओं की खोज करना, ये कार्य इसको दिया जाता है। तो हम 2 चीज़ मान सकते हैं। एक, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड कर्जन माने जाते हैं। याद रख लेना अच्छी तरह से। अब क्या हुआ कि सर जॉन मार्शल ने शुरुआत में इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1920 में जाकर के ये कुछ नियुक्तियां करता है। अर्थात भारतीय पुरातत्व विभाग में 5 व्यक्तियों की यहाँ नियुक्ति होती है। उन 5 व्यक्तियों में सबसे पहले हैं जो व्यक्ति, उसका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है राखलदास बनर्जी। तीसरे व्यक्ति है उसका नाम है माधव स्वरूप वत्स। चौथा व्यक्ति है उसका नाम है मार्टिल व्हीलर। और जो 5वां व्यक्ति है उसका नाम है अर्नेस्ट मेके। इन व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। इनमें से आप याद रखना 1921 और 1922। 1921 में जो पहला व्यक्ति दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की।
और यह खोज इन्होंने रावी नदी के बाएं तट पर की। और बायां याद कैसे रखोगे, राबी बे आता है, बी मतलब, और बी से बायां याद रख लेना, बायां तट पर की। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति, आप ऐसे इसको याद रखेंगे, मान लो कभी कभी कंफ्यूज होती, पहले राखलदास बनर्जी है या दयाराम साहनी, तो आपको याद कैसे रखना है। देखो आप यहाँ शुरुआत में राय बहादुर दयाराम साहनी, मतलब राय बना करके इसने अपनी राय लेने के लिए, आप कैसे याद रखोगे कि सर जॉन मार्शल ने 5 व्यक्ति को नियुक्त किया, उनसे राय ले सके और उनको उत्खनन का कार्य करवाया जा सके। तो राय ले सके, तो राय से पहला व्यक्ति कौन था, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो साहनी साहब ने अपनी नियुक्ति के 1 साल में, प्रथम व्यक्ति ने पहले स्थल की खोज की पहली साल में ही, तो पहली साल 20 के बाद में 21 में प्रथम हड़प्पा की खोज की, और कहाँ पे, रावी के बाएं तट पर। दूसरा व्यक्ति राखलदास बनर्जी, और दूसरे व्यक्ति ने दूसरे साल में मतलब 1922 में दूसरे स्थल की खोज की। दूसरा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो खोज की है राखलदास बनर्जी ने, कौन सी नदी के किनारे की है, सिंधु नदी के। सिंधु ध या दे आ रहा है, और ध या दे से आप दाएं याद रखना, दाएं तट, नदी के दाएं तट पर। और किसने, राखलदास बनर्जी ने। तो इस प्रकार से यह सभ्यता हमारे सामने आई। सर आपने यहाँ तक तो बताया था, आगे बताया नहीं। लॉर्ड कर्जन को सभी जानते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किया, ठीक है, बंगाल विभाजन। तो आपको इसका ये याद मत रखना, चाहे इतना रखना, लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया, उन्होंने 2 कार्य किए। 2 कार्य पहला किया दूसरे में, दूसरा कब, 1902 में, और उसके 2 साल बाद में 1904 में एक और कार्य किया। 2 साल 2 कार्य किए, पहला 1902 में, उसके 2 साल बाद 1904 में, उसके बाद में 20, 21 और 22, ये हम याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं कि खोज हो गई, अब इसके नाम पे चलते हैं, सभ्यता का नामकरण। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सभ्यता का जो नामकरण किया जाता है, पहले स्थान, नियम क्या है नामकरण करने का, कि जो पहले स्थान पर खुदाई होती है उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो हमें याद रखना है नामकरण में, और नामकरण में हम प्रमुख 5 नामों पर चर्चा कर सकते हैं। पहला जो नाम है सिंधु सभ्यता, इसके बारे में। दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरे नाम के बारे में हम चर्चा करें तो यह नाम आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चौथा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, और 5वां नाम है नगरीय सभ्यता। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता। ये जो नाम दिया है सर जॉन मार्शल द्वारा दिया गया। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक है, और उन्होंने ये नाम 1924-25 में दिया, मतलब 1924 में दे दिया था, ये याद रखना। और इस नाम की बाद में 1931-32 में विधिवत घोषणा होती है, अर्थात इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण लेख प्रकाशित होता है। कब? 1931-32 में एक पत्रिका में सबसे पहले इस सभ्यता को जगह मिलती है। पत्रिका का नाम है द लंदन वीकली, और वीकली से आपको याद रखना है यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो याद क्यों रखोगे? सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया, जो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्देशक थे। नाम कब दिया? 1924-25 में। और
इस सभ्यता को किसी भी पत्रिका में पहली बार स्थान कब मिला, अर्थात सर जॉन मार्शल की ये बातें पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, 31-32 में जाकर के, और कौन सी पत्रिका में, लंदन वीकली पत्रिका में, और पूरे विश्व में इस सभ्यता पर चर्चा होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि अखबार में आ गई थी अब तो इसकी सारी की सारी बातें, क्या मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। लेकिन बात चल रही है कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ है। और जैसे हम नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को कहते हैं, वो नील नदी के घाटी विकसित हुई थी। हांगो नदी के किनारे चीनी सभ्यता, सुमेरियन लोगों की मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फ्रात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे शुरुआत में स्थल खोजे गए थे, इसीलिए जॉन मार्शल ने प्रारंभ में स्थल सिंधु नदी किनारे मिले तो इसका नामकरण कर दिया सिंधु सभ्यता। लेकिन बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ विवाद होता है। तो रफ़ीक मुगल है, रफ़ीक मुगल, वो इस सभ्यता को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, अर्थात सिंधु नदी और उसकी आसपास बहने वाली नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ये स्थल पाए गए, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता होना चाहिए। बात करें हड़प्पा सभ्यता, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो नए राज्यों का उदय हुआ। उसके बाद में अधिकांश जो स्थल थे वो पाकिस्तान चले गए और हमारा पड़ोसी देश दम भरने लगा कि सिंधु नदी भी हमारी है और इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता भी हमारे यहाँ विकसित हुई थी। उसी को देखते हुए भारत में भी अधिक मात्रा में या जोर शोर से उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और पता लगा कि सिंधु ही नहीं, सरस्वती, दृशदती या घग्गर नदी क्षेत्र में या गंगा और सरस्वती नदियों के बीच में भी बहुत सारे स्थल पाए गए। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम पर फिर विवाद हुआ कि इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नाम पर फिर विवाद हुआ कि इसे सिंधु सभ्यता कहा जाए या नहीं कहा जाए। मैंने पहले ही बताया था, नामकरण, किसी भी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, जिस स्थान पर पहली खुदाई होती है उसी स्थान के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा में, तो इसका नाम रख दिया गया 1947 में हड़प्पा सभ्यता। और वर्तमान में नाम क्या है इसका? वर्तमान नाम हड़प्पा सभ्यता है और यह सर्वमान्य नाम भी है, मान्य नाम भी है। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तांबा प्लस टिन मिला करके कांसा का इस्तेमाल करते थे और कांस्य उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मानव द्वारा पहले प्रयोग में लिया गया धातु कौन सा था? तांबा। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल मानव द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया गया? मध्य पाषाण काल में कुत्ते को। पुरापाषाण काल मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया पहला औजार कुल्हाड़ी, है ना। तो वही तांबा में ये टिन मिलाने लग गए और ये हो गया कांस्यकालीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर उत्कृष्ट नगर नियोजन प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये था नामकरण के बारे में। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं नामकरण से, और अगला जो हमारा है वो है विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार में बहुत सारे फैक्ट हैं वो बनते हैं, और विस्तार एक ऐसा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपडेट होता रहता है। अपडेट का मतलब विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक था, नए नए टीलों की खोज होती है, नए नए सभ्यता स्थल की खोज होती है, तो इसका विस्तार चेंज होता रहता है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे नए अपडेट हैं जिनके साथ हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। विस्तार में हमें सबसे पहले याद रखना कि इनका विस्तार 3 देशों में था। कितने देशों में?
3 देशों में। वो 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 इंडिया, दूसरा देश है पाकिस्तान और तीसरा देश है अफ़गानिस्तान। यहाँ याद रखो आप कि इंडिया में सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक स्थल, और स्थलों की संख्या लगभग 2200। कितने हैं? लगभग 2200। अभी तक बहुत सारी किताब वाले 1400, 1100, 800 पे पड़े हुए हैं। लगभग 2200 छोटे मोटे स्थलों की खोज हो चुकी है भारत में, जो कि किसके हैं? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के संबंधित हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लगभग 680 स्थलों की खोज हो चुकी है, और अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। सर्वाधिक भारत से। अब भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में भी सर्वाधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो एक राज्य से हुए हैं, उसका नाम है गुजरात से। ये याद रखने के बाद में हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। हम बात करते हैं थोड़ा सा इधर की साइड में, तो ये भारत और यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है पाकिस्तान, और यहाँ पे एक देश जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। विस्तार पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक बिंदु है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर में यहाँ एक बिंदु है और दक्षिण में यहाँ पे एक बिंदु है। थोड़ा सा इधर दिखेगा नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ एक बिंदु है, वो पूर्व में है, और याद रखना यहाँ एक बिंदु है, वो पश्चिम में है। देखते हैं इसमें सबसे पहले ये कहाँ पे है? उत्तर में। ये पूर्व में, ये पश्चिम, और यहाँ याद रखना दक्षिण में। सबसे पहले बात करते हैं, तो इसको मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ, बाद में याद करने का तरीका बता दूंगा। तो उत्तर में इसका विस्तार प्रारंभ होता है मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में दक्षिण से आपको याद रखना है दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नदी का नाम याद रखना है परवरा नदी, परवरा नदी। यहाँ तक, और यहाँ तक जो इसका विस्तार है उसकी अगर हम बात करें, अर्थात यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। इसी प्रकार से पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी, आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी से लेकर के
पश्चिम में ये स्थल सुत का गैंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। फुल एड्रेस, नदी का नाम है दाश्क नदी। और यहाँ पे चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर। सबसे पहले देखते हैं इनको याद करना कैसे है आपको। तो इनको याद करने के लिए देखो, कोई भी, जैसे मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हूँ मुँह करके, तो एक लाइन खींचते हैं। आप आपकी कॉपी ले सकते हो, उसमें एक लाइन खींचो ऐसे। हमारा जो सिर होता है वो हमेशा कहाँ होता है, उत्तर दिशा में। और जो पैर होते हैं वो कहाँ होते हैं, दक्षिण दिशा में। अच्छा, सिर को हम माथा बोलते हैं और माथा में होती है चिंता, और चिंता होती है तो हमारा क्या हो जाता है, नूर खराब हो जाता है, सिर दर्द करने लग जाता है, मुख खराब हो जाता है, मूंड खराब हो जाता है। तो ये चीज़ों को अगर आपको याद रख सकते हो तो आप उत्तरतम बिंदु भी, सॉरी, उत्तर में विस्तार कहाँ से होता है, उत्तरी छोर कौन सा है, वो याद रख सकते हो। तो देखो, माथा से आपको उत्तर में मांदा याद रखना है। चिंता से आपको चिनाब नदी याद रखनी है। चिंता हो जाएगी तो नूर खराब हो जाएगा, तो अख नूर, मतलब आंखें भी दर्द करने लग जाएगी, नूर भी खराब हो जाएगा, तो अख नूर। या नूर किससे देखते हैं, आँखों से, तो अख नूर। मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी। भारत के मानचित्र में जो हम इस प्रकार से, तो ये क्या है, एक माथा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मांदा, जम्मू कश्मीर। पैरों से हम याद करेंगे, दक्षिण में दै से दैमाबाद याद रख लेना, अहमदनगर। दै से दैमाबाद, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है, ये दै से दैमाबाद ही हो जाएगा। और नदी कैसे याद रखोगे, पैर, और पैर से आपको परवरा नदी, क्योंकि दक्षिण में क्या होते हैं, पैर, और परवरा नदी याद रह जाएगी। अब इसी प्रकार से हम पूर्व की बात करेंगे। सबसे पहले ये पूर्व और ये पश्चिम। पूर्व में आप याद करोगे, पूर्व में यानी पहले, या पूर्व में यानी पहले हम छोटे छोटे थे तब पेड़ के ऊपर क्या करते थे, झूला, एक रस्सी बांधते थे और झूला झूलते थे। क्या करते थे, झूला झूलते थे, झूला रस्सी बांध करके, तो पूरब में तो झूला। और कभी कभी क्या होता, पेड़ गीला होता या आला होता तो हम ऊपर से गिर जाते थे, तो पेड़ क्या होता, आला, तो हम फिसल करके गिर जाते थे। तो देखो, पूरब में यानी पहले जब छोटे छोटे थे, तो पूरब में यानी पहले यानी पूर्व दिशा, है ना। क्या बनाते थे, पेड़ पे झूला, झूले को हम क्या बोलते हैं, हिंडना, हिंदा, हिंडना, तो आपको हिंडन नदी याद रख लोगे, हिंडन नदी। पेड़ आला होता तो आलमगीर, आलम और गिर से गिर, और पूर्व से पूर्व, तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर रस्सी बांधते तो ऊपर यानी यूपी। तो याद रह जाएगा आपको, पूर्व में यानी पहले छोटे छोटे थे तब क्या करते थे, आले पेड़ से गिर जाते थे लेकिन ऊपर हिंडा झूलते थे, तो हिंडन नदी, है ना, मेरठ। अब बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम तीनों जो छोर है, तीनों बिंदु है वो भारत में है, एकमात्र पश्चिमी जो बिंदु है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो पैसे पश्चिमी याद रख लेना, पश्चिमी, और पैसे यहाँ पे याद रखना पाकिस्तान। पैसे पश्चिमी, पैसे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। और यहाँ के लोग कभी कभी आवाज़ उठाते हैं कि पाकिस्तान वालों ने उन्हें क्या बना रखा है, दास या दासू बना रखा है, दास या दासू बना रखा है, अधिकार कर रखा है, ये स्वतंत्रता की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आप इसे याद रखना, दास से तो आपको दासक नदी, या दास से तो आपको दासक नदी याद रख लेना।
या दा से आपको दासक नदी, और सूर से आपको सुतका गैंडोर। यहाँ बस दा से याद रखोगे तब भी हो जाएगा, दा से दासक नदी और सह से सुतका गैंडोर पश्चिमतम स्थल है। इतना याद करने के बाद में हम थोड़ा सा विस्तार में आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं विस्तार में जो हमें अब याद रखना है। एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में केवल 2 स्थल है, हमने अभी पढ़ा था 2 स्थल। एक स्थान है उसका नाम है मुंडी गोक, और एक और स्थल है उसका नाम है शोर्तगोई। मुंडी गोर्क और शोर्तगोई, ये 2 ही स्थल है केवल अफ़गानिस्तान में, ये थोड़ा सा याद रखना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, तो आप एक देखो, सबसे पहले हम एक विस्तार में पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था, एक वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है। 2 चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और स्थलों की खुदाई हुई तो ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे आगे स्थल मिलेंगे, जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। इसके बाद में दूसरा है आकार। तो जैसे जैसे स्थलों की खुदाई होगी आकार में परिवर्तन होगा। तो प्रारंभ में इसका आकार कैसा था, वर्तमान में आकार कैसा है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और बात पढ़नी है, उत्तर में एक है इसका विस्तार प्रारंभ होता है, विस्तार प्रारंभ होता है, और एक पढ़ेंगे उत्तरतम स्थल कौन सा है। ये 2 चीज़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 6 चीज़ें याद करने वाले हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहीं चलते हैं वापस। देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा मैं गहरा करता जाऊँगा, पेन इसमें लाल वाला सही नहीं दिखता, फिर भी आप कोशिश करना। ये और एक थोड़ी सी चीज़ें और आपको देखनी है, वो ये देखनी है, ये पहले ये लाल है, इतना क्षेत्र था, अब मतलब इतना होके कुछ यहाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, ऐसे। ऐसे अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल को प्रारंभ में आप याद रख लोगे 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग किलोमीटर। क्या याद कर सकते हो आप इसके स्थान पे, 1299, और 1200 को उल्ट आधा होता है 600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में याद करोगे 15 से लेकर के 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया, या इसको आप सीधा ही किलोमीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आकार, पहले जो आकार था वो कैसा था, ये देखो, इधर से इधर, इधर और इधर। हम कह सकते हैं जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। आप देख सकते हो त्रिभुजाकार है। वर्तमान में आकार कैसा हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे, हमारे राजस्थान के समान आकार। राजस्थान का आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसका वर्तमान में आकार है। प्रारंभ में विस्तार का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आज भी वही आप याद रखोगे, मांदा। उत्तर में विस्तार कहाँ से है, मांदा, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक आएगा वो आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तरतम स्थल कौन सा है ये हमें याद रखना है। तो उत्तरतम स्थल कौन सा है, ये रहे दोनों, एक का नाम है मुंडीगोक और एक का नाम है
सोर्तगोई, ये दोनों कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। तो ये आप याद रख लेना। ये है विस्तार। विस्तार के बाद में आगे हम पढ़ेंगे इसके निर्माता कौन है, फिर हम इसके कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार के बाद में आगे हम पढ़ेंगे इसके निर्माता कौन थे, अर्थात यहाँ कितनी प्रजातियों के लोग पाए गए, यहाँ पाई गई प्रजातियां। सबसे पहले बात करते हैं कि एक लोकप्रिय ट्रिक है यहाँ पे जो हम कक्षा 11 से पढ़ते आए हैं, वो है प्रभु से अल्प मांगो। प्रभु से अल्प मांगो, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। अब चार देखो कौन कौन से हैं, प्रजातियां कितनी पाई गई? 4। पहली है प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी है भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन और मंगोलियन। ये 4 प्रजातियां यहाँ मिली है, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं इनमें से सर्वाधिक मिली है वो कौन से हैं? भूमध्य सागरीयन। इसीलिए सिंधु सभ्यता के निर्माता भी किसे माना जाता है? भूमध्य सागरीयन को ही सिंधु सभ्यता के निर्माता भी माना जाता है। ये था निर्माता कौन थे उनके बारे में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसका कालक्रम देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कालक्रम, कालक्रम को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी हम यहाँ महत्वपूर्ण कुछ कालक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के बारे में। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण किया वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक बताया। सर जॉन मार्शल के बाद में आगे बात करें तो जो महत्वपूर्ण काल है वो हम मान सकते हैं रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे C14 के नाम से जाना जाता है। C14, इसके अनुसार सभ्यता का जो काल माना गया है वो माना गया है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति से प्रयोग करने वाला भारतीय इतिहासकार कौन है, इसके बारे में बात करें तो वो है डॉक्टर D.P. अग्रवाल, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक समर्थन करने वाला कौन है? D.P. अग्रवाल। इसके अलावा रेडियो कार्बन विधि के जो समर्थक है उसमें नाम आता है रोमिला थापर का। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विभिन्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो भी क्या मानते हैं? इसी को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना आगे, NCERT ये मानती है 2500 से लेकर के 2550 से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व का काल मानती है। किसका? सिंधु सभ्यता का। रेडियो कार्बन पद्धति
के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कि रेडियो कार्बन पद्धति का सबसे प्रथम प्रयोग या इसकी खोज कब की गई? 1949 में। इसका जो जनक माना जाता है वो है एफ लिब्बी। ये शिकागो का था, अर्थात यूएसए का। एफ लिब्बी को माना जाता है विश्व में इसका जनक। सबसे पहले हम बात करें कि रेडियो कार्बन पद्धति से कोई आयु ज्ञात कैसे की जाती है उसके बारे में, तो आप याद रखना कि जो भी जीवित है, जीवित या सजीव पदार्थ या जो तत्व होते हैं उनमें दो समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? दो समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। C12 और C14। और जब वो जीवित रहते हैं तो C12 और C14 की मात्रा कैसे होती है? बराबर होती है। C12 और C14 की मात्रा कैसे होती है? बराबर। जैसे वो मृत हो जाते हैं, अर्थात वो गति करना बंद कर देते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव, तो आप याद रखना उनमें से C12 स्थिर हो जाता है, C14 घटना प्रारंभ कर देता है। ये घटना प्रारंभ कर देता है और ये स्थिर ही रहता है। अब C14 कितने दिनों में जाके कितना घटता है? तो आपको याद रखना है 5730 वर्ष में जाकर के लगभग C14 की मात्रा 1/2 मतलब आधी रह जाती है। और जब देखा जाए कि C12 की मात्रा से इसकी मात्रा आधी रह गई तो उसके आधार पर इसकी आयु का ज्ञात किया जाता है। तो यह है कौन सी? रेडियो कार्बन पद्धति के बारे में, इसके कालक्रम के बारे में। कालक्रम के बाद में आगे हमारा इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे हम, वो है सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में या सैंधव लिपि के बारे में। सैंधव लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर हम बात करें तो यहाँ से 3-4 चीज़ें मिलती है। सबसे पहले इस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? पहली बात हम याद करेंगे ये। इसके बाद में हम बात करेंगे इस लिपि का आकार कैसा है। यहाँ पे जो लिपि मिली है वो चित्रात्मक थी, तो इसमें मूल चिन्ह कितने हैं, वर्ण कितने हैं, तो चिन्ह मिले हैं तो चिन्ह कितने हैं ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे कितने मूल चित्राक्षर मतलब कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं, तो चित्राक्षर कितने प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ये भी हमें याद रखना है। इस लिपि के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इस लिपि को अभी तक किसने पढ़ने का प्रयास किया ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी। याद रखना, इस प्रकार से लिखी जाती थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से। जैसे हम कभी फ़ोन पे बात करते रहते हैं, बात करते करते दीवार के पास जाकर के ऐसे कुछ बनाने लग जाते हैं, या हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम खेतों में या कहीं जाते हैं तो वहाँ बैठे बैठे कंकर पत्थर लेके कुछ करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग
को की जो लिपि थी वो कुछ इस प्रकार की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंधव लिपि है, लिपि तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए सैंधव सभ्यता को हम आद्य इतिहास में भी रखते हैं। आद्य इतिहास हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा टॉपिक आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में सैंधव सभ्यता पढ़ रहे हैं, वह इतिहास जिसके लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, आद्य इतिहास में रखा जाता है। इस लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लोग अपने भाव चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे, इसलिए इन्हें भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक, अपने भाव किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से, तो इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसे हम चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं। आकार, आकार तो हम जब पता लगे जब ये लिपि कैसे लिखी जाती थी वो हमें पता हो, तो आपको ऐसे याद रखना कि ये लिपि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती थी, इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी, याद रखना। इसी को हम भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि कहते हैं। इसे अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इसे बुस्टो फैदन या बुस्टो फैदस या बुस्टो फैदम, न नहीं आएगा तो से आएगा, से नहीं आएगा तो मैं, बुस्टो फैदन, बुस्टो फैदस, बुस्टो फैदम के नाम से जाना जाता है। आकार जैसे आपको दिख ही रहा है कैसा हो गया है, सर्पिलाकार, सांप के जैसा आकार। इसे गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। गोमूत्री लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ पे लिपियों के भी नाम अजीब अजीब है। एक लिपि आएगी ब्राह्मी लिपि, एक आएगी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का मतलब है गधे के होठ जैसी लिपि। गोमूत्री लिपि का मतलब है गाय जब मूत्र विसर्जन करती है और आगे बढ़ती है तो मूत्र नीचे गिरता है तो कुछ इस प्रकार से गिरता है क्योंकि वो चलती रहती है, इसीलिए इसे गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। अब ऐसे आ जाए किस लिपि को गोमूत्री लिपि कहा जाता है, तो सैंधव लिपि को कहा जाता है। गधे के होठ जैसी कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। गधे के ओष्ठ या होठ जैसी। वापिस आते हैं यहाँ पे मूल चिन्ह। इस लिपि में जो मूल चिन्ह थे वो कितने थे? तो याद रखना 64 मूल चिन्ह थे। लगभग 400 यहाँ से चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं, एक मिलते हैं हड़प्पा और एक मिलते हैं धोलावीरा से। हड़प्पा से कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखना हड़प्पा में हमें एच कब्रिस्तान मिला है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। वैसे तो एक कब्रिस्तान और मिले हैं पर एच कब्रिस्तान की बात है वहाँ से। और धोलावीरा के सूचना पट्ट में भी हमें ये लिपि मिली है लिखी हुई। इसके अलावा बहुत सारी मोहरों पे है ना, पर मोहरों से तो हमें ये पता नहीं लगता ना पहली लाइन कैसी, दूसरी कैसी, तीसरी लाइन कैसी है। वो तो सीधी की सीधी एक ही लाइन में मिली है, तो हम ये ऐसे लिखी जाती थी, इनका भी तो प्रमाण है। तो हम बात करते हैं इसका, ये लिपि है, इसको पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो सबसे प्रथम जो इसका प्रयास किया है वो है बेडेन महोदय। बेडेन महोदय ने। इसके बाद में प्रथम भारतीय जिसने इसे पढ़ने का प्रयास किया नटवर लाल झा, उसने इसे पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये दोनों ही क्या हो गए? असफल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अगर ये पढ़ लेते तो फिर ये आद्य इतिहास में शामिल नहीं होती। ये विधि
है या ये जो लिपि है वो लिखी कैसे जाती है, लिखने की बात आती है यहाँ पे, तो लिखी कैसे जाती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ 2 लाइन है, याद रखना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक हमारी 2 उंगली होती है, बड़ी उंगली दादा मतलब दायां, छोटी उंगली बाबा बाप मतलब छोटा बाप बाएं, बड़ा दादा होता है दाएं। तो आप देखो ऐसे, तो ये दायां है, दाएं से इधर बाएं, तो पहली दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती। तो पहली कैसे हो गई, दाएं से बाएं, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है बाएं से दाएं। यहाँ इन लिपियों की अब बात ही हो गई तो इनको देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि, बा से आपको याद रखना है ब्राह्मी, और बा से ही आपको याद रखना है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी की बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती, और पहले खरोष्टी फिर ब्राह्मी, पहले खरोष्टी फिर ब्राह्मी जैसे लिखी जाती। वो कौन सी बोली है, सैंदव। यह वह कौन सी लिपि है, सैंदव लिपि है। तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के बारे में हमारा पहला वीडियो है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा, इसीलिए आगे हम प्रमुख सभ्यता स्थल और वहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ आगे पढ़ेंगे, और हम प्रत्येक राज्य और वहाँ पे मिले हुए स्थान उनको भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।